अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। गुज़श्ता महीने इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह फैसला किया था कि बिजली की कीमतों में एवरेज कोई 8 रुपये फी यूनिट इजाफा किया जाए और इसका इत्तलाक जो है वो 1 जुलाई से होना था। और अगर ये बिजली की कीमतों में ज़ाहिर है कि ये इजाफा कर दिया जाता है, जो एवरेज हमारे यहाँ जो फ़ी यूनिट की कीमत है वो तकरीबन 25 रुपये हो जाएगी। जो पहले जो पुरानी कीमत है वो तकरीबन 17 रुपये फ़ी यूनिट है। तो यकीनी तौर पर ये एक और बोझ पड़ेगा आवाम के ऊपर जो पहले ही महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि महंगाई में हालिया हफ्तों में और महीनों में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो शहबाज, ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के लिए इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है कि किया क्या जाए, क्योंकि एक तरफ इवन अपना वोटर और सपोर्टर है वो भी उन पर तनकीद कर रहा है, क्योंकि वो तो जो मुश्किलात जो भी आप कह लें, पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करें, इंटरनेशनल हालात को कहें, वो तो ये चीज़ें नहीं मानते। वो तो सिंपली वो देखते हैं कि जब से ये आए हैं चीज़ें महंगी होती जा रही है और हर चीज़ आउट ऑफ रीच होती जा रही है। तो क्या इस गवर्नमेंट के पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है कि किसी तरीके से कोई रिलीफ कम से कम जो निचला तबका है उनको दे सकें? कामरान, जो इकोनॉमिक टीम के कुछ फैसले हैं जिसमें गैस की कीमतों में 235% तक इजाफे का फैसला, फिर ये बिजली की कीमतों का फैसला जो 13 जून को बाकायदा तौर पर इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने किया था, उसकी वजह से जो PMLN की सीनियर लीडरशिप है उसके अंदर काफ़ी रिजेंटमेंट पाई जा रही है कि ये ऐसे वक्त में फैसले किए जा रहे हैं कि जब पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हैं और ये इतने क्रूशल हैं कि अगर वहाँ पे कोई मसला होता है, PMLN को मेजॉरिटी इन सीटों के ऊपर नहीं मिलती, तो फिर जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। तो इस सारी पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ के अंदर अब मसला डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल या डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का और इन लोगों का ये है कि अगर IMF का प्रोग्राम करना है, जो कि आपको जल्दी करना है, तो फिर आपको ये सारे इकदाम करने हैं। अब सूरत हाल नाज़रीन कुछ ये है कि 13 जून को इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने फैसला किया कि बिजली की कीमतों में 3 फेजेस में 3 मरहलों में कोई 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो इजाफा किया जाएगा, जिसमें 3 रुपये 50 पैसे जो इजाफा था वो 1 जुलाई से होना है। इसी तरह 3 रुपये 50 पैसे मजीद इजाफा वो जो होगा 1 अगस्त से, और बाकी जो तकरीबन 91 पैसे फ़ी यूनिट जो इजाफा होगा वो 1 अक्टूबर से होगा। लेकिन 3 दफ़ा ये समरी वफाकी काबीना में गई और तीनों दफ़ा, पहली दफ़ा जब गई तो डेफर हो गई, 2 दफ़ा बाद में फिर जो पावर डिवीजन के जो कुछ दस्तावेज़ात सामने आई हैं, पावर डिवीजन ने 2 दफ़ा फिर ये समरी भेजी, वफाकी काबीना ने इसको टेकअप नहीं किया। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि ऑल्दो जो हमारे पावर डिवीजन के वजीर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, वो ये इनकार कर चुके हैं, अभी काबीना ने फैसला नहीं किया कीमतों को बढ़ाने का। ये बात उनकी ठीक है कि वफाकी काबीना ने भी फैसला तो नहीं किया, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी पैदा हो गई थी इस हफ्ते कि चूंकि नेपरा का जो नया कानून है उसके तहत जो नेपरा प्राइसेस डिटरमिन करती है, अगर 1 महीने के अंदर वफाकी हुकूमत उसको नोटिफाई नहीं करती या उसके ऊपर इतराज़ नहीं लगाती तो वो प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं। ये जो 1 महीने की जो डेडलाइन थी 3 जुलाई को ख़त्म हुई, तो एक पैनिक हुआ वहाँ पे हुकूमती हलकों में कि अगर ये ना इसको चैलेंज किया गया या इसके ऊपर कोई पिटीशन ना फाइल की गई तो ये प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। 4 जुलाई को एक समरी जाती है पावर डिवीजन की तरफ से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में समरी पेश की जाती है कि आप इसके हवाले से कोई हमें फैसला दें। उनको 2 ऑप्शन दी गई। पहली ऑप्शन ये थी कि एक इमरजेंसी काबीना की मीटिंग कॉल की जाए और उसके अंदर ये जो इशू है उसको पेश किया जाए और इसका अप्रूवल लिया जाए, और दूसरी ऑप्शन वज़ीर आज़म साहब को ये दी गई कि टू द एक्सटेंट के जो 100 यूनिट जिनकी कंजम्पशन है सारिफिन की, घरेलू सारिफिन, उसके ऊपर हुकूमत की ये पॉलिसी है कि 100 यूनिट के जो सारिफिन है उसके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना, इसलिए कम से कम जो 100 यूनिट के सारिफिन है उनके लिए जो नेपरा ने प्राइस डिटरमिन की थी फ़ी यूनिट वो 19 रुपये 56 पैसे थी। इसको चैलेंज करेगी वफाकी हुकूमत या कर चुकी है, और इसके अगेंस्ट इन्होंने जो अब वफाकी हुकूमत का ये ख्याल है कि 13 रुपये 48 पैसे फ़ी यूनिट उन सारिफिन के लिए कीमत मुकर्रर की जाए जिनकी कंजम्पशन 100 यूनिट माहाना है। अब या इस हद तक तो वफाकी जो उसका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक मंजूरी दी है एंटिसिपेटरी, और इस व्यू को लॉ डिवीजन ने भी इंडोर्स कर दिया है, और उसकी बेस के ऊपर पावर डिवीजन ने नेपरा में गालबन पिटीशन फाइल कर दी है कि इस हद तक हमें आपका जो ऑर्डर है इसके ऊपर इतराज है। इसका मतलब यह है
कि बाकी जो इंक्रीजेस प्रपोज थी, डिटरमिन की थी नेपरा ने, वो इंप्लीमेंट हो जाएंगी सब्जेक्ट टू द नो फाइनल अप्रूवल ऑफ द फेडरल कैबिनेट, जो कि कामरान अब एक्सपेक्टेड है कि ईद के बाद जो वफाकी काबीना होगी उसमें इशू लेके जाया जाएगा। और इसकी अहमियत इसलिए भी है कि ये जो एक प्रायर एक्शन है, जो पहली एक उसकी एक शर्त है, जो बहुत सारी शराइत IMF ने रखी हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने के लिए, या फिर जो आपका IMF की बोर्ड से कर्जे की किस्त मंजूर होनी है, उसमें यह शर्त भी है कि 1 जुलाई से ये प्राइसेस जो है ₹3.50 फी यूनिट बढ़ेंगी। मेरी एक पावर डिवीजन के सीनियर ऑफिशियल से बात हुई थी, उन्होंने कहा था चूंकि अब टाइम गुजर चुका है, हो सकता है हम ये इजाफा 1 जुलाई से ना करें, हो सकता है उस तारीख से करें जब काबीना मंजूरी दे, बट लेट्स सी। ग्राउंड रियलिटी इस वक्त ये है कि ये जो इंक्रीज है गैस की कीमतों के साथ ये भी आ रहा है, बट पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि पॉसिबली ये 17 जुलाई के बाद ये फैसले जो है इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और इसके अंदर अब आपने खुद कहा कि क्योंकि एक प्रायर एक्शन है, IMF का प्रोग्राम हमने ज़ाहिर है बहाल करवाना है, तो ज़ाहिर है कि IMF की सिर्फ ये शर्त भी नहीं है, और भी बहुत से उनकी शराइत हैं, जिसमें जो इस माली साल जो प्राइमरी बजट है वो आपने सरप्लस में दिखाना है, मतलब कि आपके पास 153 अरब रुपए होने चाहिए। अब जाहिर है कि इन हालात में जब आप कर्जों पे चल रहे हैं तो कहाँ से आप पैसे लाएं, तो उसका अब लामहला तौर पे सुना है कि इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर, दिफा के ऊपर, नहीं आपके ऊपर। और उसमें आप कह सकते हैं कि जो फौजी साजो सामान हम खरीदते हैं उसके लिए जो सालाना बजट रखा जाता है, उसमें सुना है कि अब कटौती की गई है। कामरान, ये डायरेक्ट तो ऐसी IMF की शर्त नहीं थी कि आपने डिफेंस बजट को हिट करना है या डिफेंस से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स है उनको हिट करना है, बट ये इवेंचुअलिटी आपके पास होती है ना, आपके खर्चे इतने ज़्यादा वो आपको स्क्वीज हर तरफ से कर देते, घेर के एक आपको जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे आपका मुर्गा वो काबू आ जाता है। तो उन्होंने वो मुर्गे को काबू किया है। जो 10 जून को मिफ्ता इस्माइल साहब ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया, उसकी जो बजट दस्तावेजात थी उसे जो मिलिट्री का जो हार्डवेयर रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो दिखाया गया था, तकरीबन 300, इसका रफली 363 अरब रुपए का था। तो उसको अब इन्होंने जो अब रिवाइज जो बुक नाज़रीन प्रिंट हुई है उसमें ये जो खर्चा है वो 291 अरब रुपया दिखाया गया। यहाँ पे 72 अरब रुपए, ये तकरीबन एक इसका जो है जो 5वां हिस्सा है जो इस काम के लिए रखे गए थे पैसे, उसमें कटौती की गई है और ये बजट की दस्तावेजात में शामिल है, ये देखा जा सकता है वहां पे। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी जब PTI की हुकूमत थी और उस वक्त पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरा जो है बहुत एक क्रिटिकल स्टेज के ऊपर थे, तो उस वक्त भी जो पिछले साल की इसी हेड के अंदर एलोकेशन थी कोई 340 अरब रुपए की, उसको भी इनिशियली फैसला हुआ था 50 अरब रुपए काटने का, वो हमने रिपोर्ट भी किया था उस वक्त। वो जो अब रिवाइज नंबर आए वो 50 नहीं 70 अरब रुपए की पिछले साल भी कटौती हुई। तो ये मुसलसल दूसरा साल है जहां पे IMF के जो ओवरऑल बजट के अहदाफ हैं उनको हासिल करने के लिए जो क्रिटिकल एक्सपेंडिचर होता है पाकिस्तान की अफवाज का, उनकी जो हार्डवेयर की उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके ऊपर अब हिट आ रही है। ऑल्दो जो स्टेटेड डिफेंस बजट जिसको आमतौर पर दिफाई बजट कहा जाता है उसमें अभी भी अगर आप पिछले साल के मुकाबले में देखें तो 14% इजाफा है। जो 10 जून को बजट पेश किया गया था उसके मुकाबले में ये कोई मेरा ख्याल को 4% इजाफा बनता है, बट जो ओरिजिनल बजट 2021-22 का था उसके मुकाबले में 22-23 में उसमें इजाफा फीसद है, कोई 1567 अरब रुपए का दिफाई बजट है। बट दूसरी साइड पे एक हिट पड़ी है विच इज क्रिटिकल। और कामरान, इसका जो जैसा आपने खुद कहा कि प्राइमरी बजट का सरप्लस, अब प्राइमरी बजट सरप्लस ये है कि हुकूमत के जो अखराजात हैं, सूद जो अदा करती है हुकूमत कर्जों के ऊपर, उसको निकाल के जो बाकी इसकी आमदन और खर्चा बचेगा उसमें आमदन में 153 अरब रुपए का सरप्लस होना चाहिए। अब ये सिर्फ एक चीज नहीं है, इसके अंदर एक और भी इशू है, वो थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल है। अब वफाकी हुकूमत ने जो 10 जून को बजट पेश किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो चारों सूबे हैं आपने जो उनके बजट्स हैं उसमें से कोई 800 अरब रुपए की सेविंग दिखाएंगे। वो सेविंग बजट में नजर नहीं आ रही थी, सिवाय पंजाब के जिसने कोई 142 अरब रुपए का सरप्लस दिखाया, 2 सूबे ने उसको दिखाया डेफिसिट, और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने उसको बैलेंस बजट, ना डेफिसिट ना सरप्लस। IMF को इसके ऊपर डाउट्स थे, तो IMF ने अब शर्त रख दिया है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप साइन करेंगे मुफाहमती याददाश्त तमाम सूबों के साथ, जहां पे सूबे कमिटमेंट देंगे कि आपको सरप्लस देंगे। तो सरप्लस का जो नंबर था, कैश सेविंग्स उनकी जो होती हैं वो 800 अरब रुपए से कम करके 750 अरब हो गया है। बट इसके अंदर एक एलिमेंट ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके कुछ ऑब्जेक्शन, आपको पता है KPK में PTI की हुकूमत है और वफाक में इत्तेहादी जमातों की, और जिनको इमरान खान साहब लताड़ते रहते हैं सुबह शाम। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह शर्त लगाई कि हमारे जो अखराजात जिसमें वफाक का कोई रोल है
दो उन्होंने शर्तें लगाई। नंबर 1 कि जो एफपीआर के रेवेन्यू से हमारा शेयर बनेगा अगर पूरा होता है तो हम आपको सरप्लस देंगे। दूसरा जो ज्यादा क्रिटिकल है, जो फाटा को मर्ज किया गया था इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उसका जो खर्चा है वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है फॉर द टाइमिंग, जब तक ये आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आपका नहीं होता, रिवाइज होता या कुछ इसके साथ रिलेटेड एक दो और चीजें। उसके अंदर जो वफाकी हुकूमत ने उनको एलोकेशन बताई वो 60 अरब रुपया उनको गालमन दे रहे हैं। जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं केपी के तैमूर सलीम जगड़ा साहब, उनके ख्याल में ये कोई 90 से 95 अरब रुपए का खर्चा है। उन्होंने कहा जी कि मेरी उनसे बात भी इस टॉपिक पे, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी जो हुकूमत की जो नेगोशिएशंस हैं, जो उसका एग्रीमेंट है विद IMF, उसमें हम कोई रुकावट नहीं डालना चाह रहे। ये कौमी मामला है, ये वफाकी हुकूमत का मामला नहीं और हम इस पर सियासत नहीं करेंगे। बट उन्होंने कहा कि हमें ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जेन्युइन है वो पूरी की जाए। और ही वॉज होपफुल कि उनकी मिफ्ता इस्माइल से एक मुलाकात हुई इस हफ्ते। ही सेड कि जी अब लगता है इससे चीज़ें ऑनवर्ड मूव कर जाएंगी और उनको जो कमिटमेंट्स की गई हैं वफाकी हुकूमत ने वो पूरी करेंगे, वो पूरी कर देती है तो जो प्रोविंशियल कैबिनेट है उसने अथोराइज किया हुआ चीफ मिनिस्टर केपी को कि वो जो एग्रीमेंट है MOU है उसके ऊपर साइन कर दें। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं तो होपफुली थिंग्स विल मूव टुवर्ड्स रीचिंग अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद द IMF। कब है ये मिफ्ता इस्माइल से पूछिएगा। चलें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि किस तरह ज़ाहिर है कि जो ओरिजिनल जब बजट पेश किया था 10 जून को और जब पास किया उसमें बहुत सी तब्दीलियां थी। और एक जो चेंज और तब्दीली थी कि एक तरफ जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं, ज़ाहिर है कि बहुत कैंपेन चलती है बहुत अरसे से कि उन पर मजीद टैक्स का बोझ डाला जाए ताकि लोगों के लिए सिगरेट खरीदना जो है वो इतना आसान ना हो। लेकिन कैसे खामोशी के साथ एक तरफ टैक्स लगा के दूसरी तरफ इन बड़ी सिगरेट जो कंपनियां हैं बनाने वाली उनको टैक्स में कुछ मराद दी गई है, छूट दी गई है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देखते रहते होंगे कि गुज़श्ता या चंद अरसे में बहुत बड़ी एक कैंपेन भी मीडिया चलाई जाती है, गवर्नमेंट चलाती है, NGOs चलाती हैं कि किस तरीके से जो सिगरेट नोशी है इससे लोगों को जो है वो मना किया जाए और डिस्करेज किया जाए। और इस हवाले से पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस चल रही है कि एक तरीका कार तो ये है कि एक पब्लिक सर्विस मैसेज के जरिए, और दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं दुनिया में अब ये जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं इनके ऊपर इतने ज्यादा टैक्स आयद करती हैं ताकि जो टैक्स लगाने के बाद जो सिगरेट इतने महंगे हो जाएं कि शायद वो आम लोगों की दस्तरस में ना रहें, ताकि इसको इस तरीके से डिस्करेज किया जा सके। और पाकिस्तान में भी जाहिर है कि ये कैंपेन चल रही है और चलती रही है। और बजट में हमने देखा कि जब मिफ्ता साहब ने पहले जब तकरीर की तो उसमें तो यही तासुर दिया कि हमने जो सिगरेट बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं इन पर मजीद टैक्स लगाया है ताकि जो सिगरेट है पाकिस्तान के अंदर महंगे हों, ताकि लोग गैर ज़रूरी तौर पे अपना जो पैसा है एक तो इसके ऊपर सिगरेट लेने पे ना खर्च करें और अपनी सेहत भी ना खराब करें। लेकिन आपने जो खबर फाइल की है उसमें तो उल्टी गंगा बह रही है। इन्होंने तो कुछ फायदा पहुंचा दिया सिगरेट बनाने वाली कामरान। मुझे 29 जून को फाइनल बजट पास हुआ था। 27 जून को मुझे एक सोर्स ने टिप किया कि एक लड़ाई चल रही है FBR के अंदर। लड़ाई यह है कि हुकूमत के FBR के ऊपर एक सियासी दबाव है कि सिगरेट कंपनीज की जो टैक्स स्लैब है जहां पे उनको टैक्स जाके हिट करता है लोअर स्लैब को और अपर स्लैब को, उसको चेंज कर दिया जाए। तो अब टाइम थोड़ा था, मैं उन दोनों कुछ और स्टोरीज में भी फंसा हुआ था तो मुझे मौका नहीं मिला। मैंने एक सोर्स से FBR से एक और को कॉल किया, मैंने कहा ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसने फाइनेंस बिल चेक किया और उसने मुझे कहा कि नहीं अभी तक तो बिल में नहीं, ये चीज़ नहीं डालेगी। तो आई गॉट रिलैक्स, मैंने कहा हो सकता है ड्रॉप हो गया। अब सिगरेट सेक्टर की जो टैक्सेशन है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उन्होंने उसकी टीयर्स बनाए हुए हैं, 2 स्लैब्स हैं उसकी। एक स्लैब ये है जिसको अपर स्लैब कहते हैं कि जो पिछला साल था उसके में अगर जो सिगरेट की 1000 सिगरेट्स हैं और उसकी जो प्रिंटेड प्राइस है वो 5,960 रुपए हो, रफली को 104 रुपए की एक वो डिबिया बनती है। तो अगर वो प्राइस हो तो उसका जो उससे ऊपर अगर प्राइस हो 5,960 से ऊपर तो उसका जो टैक्स रेट होगा वो था 5,200 रुपए। ठीक, अच्छा अगर उससे 5,960 रुपए से उसकी प्राइस नीचे हो तो उसका टैक्स रेट होगा 1,650 रुपए फी 1000 सिगरेट्स। इसको हुकूमत ने, जैसा आपने बोला कि टैक्स रेट उन्होंने बढ़ा दिए, 1,650 रुपए को हुकूमत ने बढ़ा के 1,850 रुपए कर दिए, जिसका मतलब ये हो कि फी सिगरेट 20 पैसे इजाफी टैक्स लगाया गया। जो ऊपर वाली स्लैब थी जिसमें एक्सपेंसिव आपके गोल्ड लीफ इस किस्म के जो ब्रांड्स आते हैं और भी उसको जो टैक्सेशन थी उसका जो था रेट 5,200 रुपए था फी 1000, उसको बढ़ा के उन्होंने 5,900 कर दिया। 700 रुपया वहां पे उन्होंने बढ़ाया, 70 पैसे फी सिगरेट टैक्स बढ़ गया।
अच्छा, उसमें ये 10 जून को बजट पेश हो जाता है। जब ये काबीना में गया जिस बजट पेश होने से पहले, तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने तराज की कि टैक्सेशन कम है, इसको बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि मजीद जितना भी अपने कलेक्शन करनी है, इससे 25 अरब रुपया और लें इस सेक्टर से, ताकि स्मोकिंग डिस्करेज हो। जब 29 जून को बिल्कुल फाइनल डे जो फाइनेंस एक्ट पेश किया जाता है नेशनल असेंबली के अप्रूवल के लिए, नाज़रीन वहां पे हुकूमत एक कार्रवाई डालती है। कार्रवाई ये डालती है कि जो स्लैब होती है जहां पे जाके आपको लोअर जो टैक्स रेट है और अपर रेट है हिट करता है सिगरेट कंपनीज के जो ब्रांड्स हैं, उस 5,960 रुपए से बढ़ाकर 6,660 रुपए कर दिया गया। मतलब ये कि अगर ये जो टैक्स लगने के बाद जो हुकूमत ने एक जगह पे 200 रुपया बढ़ाया था पहले और एक जगह पे 700 रुपया बढ़ाया था, उसकी वजह से जो नीचे वाले ब्रांड थे जिनके ऊपर टैक्सेशन जो थी वो बढ़नी थी और उसकी वजह से उनकी प्राइस बढ़ जाती। प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी जो प्राइस थी प्रिंटेड प्राइस वो 5,960 से ऊपर हो जाती, तो उसके ऊपर वाला रेट लगता, जो नया रेट 5,900 रुपया था फी 1,000 सिगरेट, उससे बचाने के लिए उसको 6,660 रुपए पे स्लैब कर दी गई। मतलब 700 रुपया वहां पे बढ़ा दिया गया। ये इतनी बारीकी से काम किया गया कि इसमें जो सिगरेट कंपनीज हैं उनको अरबों रुपया उनको बेनिफिट दिया गया। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो स्मोकिंग की सूरत हाल है, एक SPDC इदारा है, उसके जो अदादोशुमार है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ 10 लाख अफराद जो है वो स्मोकिंग करते हैं। और अगर ये जो प्राइसेस जो दुनिया में कम तरीन प्राइसेस हैं, जो टैक्सेशन है जिसकी वजह से प्राइसेस भी आपकी कम होती हैं, अगर ये प्राइसेस नहीं बढ़ाई जाएंगी तो ये जो साल शुरू हुआ है 2022-23 का, इसके अंदर 2,50,000 अफराद मजीद स्मोकिंग करेंगे। तो ये उनको क्योंकि आपने इंसेंटिवाइज कर दिया। पहले कभी जो तकरीबन एक शख्स के अगर पर कैपिटा इनकम लेते थे, ये SPDC के ही अदादोशुमार है, पर कैपिटा का उसको नियरली कुछ 4% स्पेंड करना पड़ता था स्मोकिंग के ऊपर। तो अब ये जो रिलीफ दी जाती है उसकी वजह से वो कम होकर 3.2%। मतलब ये कि सैलिड क्लास के ऊपर हुकूमत कोई स्टैंड नहीं ले सकी IMF के ऊपर। जो हुकूमत पाकिस्तान है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो स्टॉक मार्केट को 8 अरब रुपए की इनकम टैक्स रिलीफ दे देते हैं और सैलिड क्लास से वो तकरीबन 80 अरब रुपए का उनके ऊपर इजाफी बोझ डालते हैं। वही हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की अरबों रुपए का बेनिफिट दे रही है, जो वहां पे एक तरफ रेवेन्यू लॉस है और दूसरी तरफ लोगों की जो सेहत है उससे खेला जा रहा है। कामरान, इसकी कोई पॉलिटिकल एंगल उस तरीके से हाईलाइट तो नहीं किया, बट इस खबर के आने के बाद फवाद चौधरी साहब ने ये खबर उठाई हुई है और वो ये कह रहे हैं कि इसमें किसी सियासी जो हुकूमत के एक वजीर हैं उनके किसी फैमिली मेंबर का इसमें कोई रोल है। अब ये हुकूमत का काम है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे और ये जस्टिफाई करे उन्होंने किया। मुझे सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करनी है बिफोर यू आस्क अ क्वेश्चन। जो इंडस्ट्री है उसका अपना व्यू है और वो एग्जैक्टली वही चीज़ है। इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी देखें बात ये है कि अगर ये स्लैब, एक तो ये कहते हैं हिस्टोरिकली जब भी आपका टैक्स रेट बढ़ता है तो स्लैब ये बढ़ जाती है, जो टैक्सेबल स्लैब है। उन्होंने एग्जांपल्स भी कोट की। उन्होंने कहा अगर ये नहीं बनता, अगर नहीं ये स्लैब 5,960 से 6,660 होती तो हमारा कमर्शियली हम वायबल नहीं रहते। तो मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूं कि आपने कमर्शियल वायबिलिटी देखनी है या लोगों की सेहत देखनी है। ये चॉइस एक सोल्यूशन है। आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हर काम जो हम नहीं करते तो वो IMF के जरिए हो सकता है। तो मेरे ख्याल में IMF को जो उन्होंने इतनी टफ जो शराइत रखी हुई हैं, तो ये शर्त वो क्यों नहीं लगाते कि पाकिस्तान के अंदर जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके हम जितना खुल के आपने टैक्स उसमें इजाफा करना है करें, ताकि लोग डिस्करेज हों। और वही वाली बात कि जो हमारे यहाँ जो ज़ाहिर है कि जो तबका नीचे वाला तबका है वो कोई महंगे ब्रांड तो पीता नहीं है और जो हल्की ब्रांड वो पीता है और उससे अपनी सेहत को भी नुकसान हो रहा है। और उसका जो एक्चुअल जो इम्पैक्ट है, अगर आप देखें, एक तो जो बीमारियां हैं, जो अमवात हैं, वो अपनी जगह पे है। जो आपके हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो बजट जो बोझ पड़ता है वो अलग है, मतलब उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि इसका हल तो मुझे यही नजर आता है कि IMF से हमें कहना पड़ेगा, उनसे दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि जहां पर आपको जब अपना जो बेहतर लगता है तो आप तो कहते हैं जी कि पेट्रोल की कीमतें ही बढ़ा दो, तेल की कीमतें ही बढ़ा दो, गैस की कीमतें ही बढ़ा दो। तो कम से कम ये जो मफादे आमा का काम है, आम लोगों की सेहत का सवाल है, तो उनको चाहिए कि फिर गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव डालें कि IMF का प्रोग्राम तब बहाल करेंगे जब आप कोशिश करेंगे कि ये सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं ये कमर्शियली वायबल ना रहें, इन पर इतना टैक्स लगाएं। देखिए, अब इसके अंदर जो इशू है वो ये है कि एक ट्रैक एंड ट्रेस उन्होंने शुरू किया था कि हर जो सिगरेट है उसके ऊपर एक स्टैंप लगेगी कि ये जो सिगरेट है किसकी स्मगल भी होते हैं ना, स्मगलिंग को डिस्करेज करने के लिए।
वो इन्होंने IMF के प्रोग्राम में डाला हुआ था ट्रैक एंड ट्रेस का, उसकी डेडलाइन मिस करते रहे, कभी कोई कंपनी उसके खिलाफ चली जाती है, कभी कोई बिडर चला जाता है, बट इवेंचुअली मिफ्ता इस्माइल ने परसों कल कहा कि जी मैंने वो स्टे हमने विड्रॉ करवा लिया, एडवोकेट करवा लिया कोर्ट से, अब हम इसके ऊपर टैक्सेशन करेंगे। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, जो फॉर्मल सेक्टर की 2 कंपनीज है ना, या चले लेट्स पुट नॉट टेक द नंबर, जो फॉर्मल सेक्टर की कंपनीज पाकिस्तान में सिगरेट बना रही हैं, ये भी आपकी वो इन्वॉल्व है उसके ऑफ द रेडार सिगरेट्स बनाने में। इनकी फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं माजी में, ठीक है। एक कंपनी का तो मुझे खास तौर पर पता है, मैं अभी उसका नाम नहीं ले रहा, मैंने वर्जन नहीं लिया, वरना मैं नाम भी ले देता। उसके ऊपर मेरा ख्याल अच्छी खासी $1 बिलियन प्लस की उसके ऊपर फिर टैक्सेशन की गई और उसके ऊपर FIR नहीं की गई, उस वक्त उसको रिलीफ दे दिया गया। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी ये रिसेंट वाकया नहीं, पिछली हुकूमत से भी नहीं है, उससे भी शायद पिछले का है। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक हवा बनाया हुआ है कि हमारे ऊपर टैक्सेशन बढ़ेगी तो स्मगलिंग बढ़ेगी। ये लोग खुद इन्वॉल्व हैं, ये हर तरह की ये इनफॉर्मल ट्रेडिंग में भी ये लोग इन्वॉल्व है, टैक्स एवेजन में भी इन्वॉल्व है। और मैं आपको चलें यहाँ पे ब्रेक लेने से पहले एक और बात बताता हूँ। मैंने खबर करने से पहले जब FBR से रब्ता किया कि जी मुझे इस पर वर्जन दें या मुझे इस पर एक्सप्लेन करें क्या किया आप लोगों ने, तो मुझे जो वर्जन फिर FBR से नहीं आया, कहीं और से आया। यहाँ पे ब्रेक ले लो। और इसमें देखें इनकी लॉबी कितनी स्ट्रांग है कि आप खुद कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते थे कि इन पर मजीद डाला जाए, इन पर टैक्स बोझ डाला जाए सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने, लेकिन उसके बावजूद कहीं चोर दरवाजे से जो लॉबी है ये काम कर गई और एक तरफ टैक्स लगा के दूसरी तरफ उनको रिलीफ दे दिया। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अभी तक ये जो हुकूमत है, नया स्टेट बैंक का गवर्नर है, वो क्यों नहीं लगा सकती। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये गवर्नमेंट जब आई तो उसके कुछ अरसे बाद ही आपको पता है कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे डॉक्टर रजा बाकिर, उनका जो टर्म है वो पूरी हो गई और वो मई के पहले हफ्ते में वो टर्म ख़त्म करके वो चले गए अपने ओहदे से। और ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट चाहती तो एक्सटेंड कर सकती थी उनका टेन्योर, वो उन्होंने नहीं किया। अब इन्होंने जो नया गवर्नर अपॉइंट करना था, होना तो ये चाहिए था कि जब ये गवर्नमेंट में आए थे इनको पता था कि ये पहली या ये अहम जो तकर्रियाँ हैं उनमें से एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की तकर्री भी है और उसके लिए वो पहले ही सोच के रखते। लेकिन 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, अभी तक जो नया स्टेट बैंक का गवर्नर है वो अपॉइंट नहीं हुआ। और शहबाज, ये तो इटसेल्फ जो बैंक का नया कानून है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उस कानून के तहत तो है कि अगर जब एक गवर्नर की मुद्दत पूरी होती है तो उसके बाद जो डिप्टी गवर्नर है वो 1 माह तक एक्टिंग गवर्नर रह सकता है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को नया गवर्नर अपॉइंट करना है। तो आखिर अभी तक ये गवर्नमेंट जो है वो क्यों नहीं अपॉइंट कर सकती। और मुझे याद पड़ता है जब शुरू में मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि थोड़ा सा इनको टाइम दें, कुछ दिन दे दें, कुछ हफ्ते दे दें, उसके बाद इस पे बात करेंगे। अब तो 2 माह का अरसा गुजर चुका है, ये तो क्लियर कट ये इनकॉम्पिटेंस है, ये इनडिसाइसिवनेस है, क्या है? देखिए ये सियासत है PMLN के अंदर और PMLN और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसकी वजह से ही डिले हो रहा है। मैं आपसे इसलिए टाइम मांग रहा था कि जिस सोर्स से मैं बात कर रहा था वो मेरे से टाइम मांग रहा था कि थोड़ा सा वक्त हमें और दे दो, हम कर देंगे, अभी स्टोरी ना करो तुम। लेकिन मैंने 2 माह वेट किया, उसमें फिर मैं कहा नहीं ठीक है अब काफ़ी हो गया, तो मैंने कल फिर ये स्टोरी कर दी जो आज छपी हुई है। अच्छा, इसके अंदर कामरान इस वक्त जो पाकिस्तान जिस क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है उसमें जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई कलीदी उसका किरदार है। जो महंगाई पे काबू करना है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन गई है। दूसरा, जो IMF के साथ हमारा मुआहिदा होता है उसके लिए जो लेटर ऑफ इंटेंट एक आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को, वो 2 लोग उसको साइन करते हैं, वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के पास एक परमानेंट गवर्नर नहीं है। आपने बात की स्टेट बैंक के लॉ की वायलेशन की, जो 1956 का कानून है जो अभी 2022 में अमेंड हुआ है, उसका सेक्शन 11(4) है नाज़रीन, वो ये कहता है कि आपको विद इन 1 मंथ गवर्नर की अपॉइंटमेंट करनी है। तो हुकूमत जो है पहले ही इस लॉ की वायलेशन में जा चुकी है। इसके ऊपर कंसल्टेशंस हुई, काफ़ी नाम इसके अंदर डिस्कस भी हुए, बट इसके अंदर प्रॉब्लम वही आ रहा है कंसेंसस का। हुकूमत ने जब 4 मई को गवर्नर की टर्म खत्म हो रही थी तो उस वक्त एक समरी तैयार की थी जिसका हमने जिक्र किया था उस वक्त भी आसिम मिराज हुसैन IMF के साबिक एक ऑफिशियल है, उनका नाम था। नूर अहमद साहब जो आजकल पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ADB में वो थे, और औरंगजेब खान साहब HPL के जो प्रेसिडेंट थे। उस पर हुकूमत ने हतमी तौर पर फिर फैसला नहीं किया, वो समरी जो थी वो ड्रॉप हो गई। औरंगजेब खान साहब ने इस सिलसिले में माजरत कर ली गवर्नर बनने से, जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया।
फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक इंटरव्यू उन्होंने कॉल किया, 4 अफराद को दावत दी गई इंटरव्यू के लिए, जिसमें मौजूदा जो एक्टिंग गवर्नर हैं डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद साहब, डॉक्टर सईद अहमद हैं जो सीनियर एडवाइज़र हैं IMF के, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका नाम है, फिर जफ़र मसूद साहब हैं उनका नाम है, और आसिम मिराज हुसैन। इन 4 अफराद का इंटरव्यू किया गया और इंटरव्यू पैनल में शहबाज शरीफ साहब खुद थे, सलीम मानवी वाला साहब थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, बट कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। मेरे ज़रा ये बता रहे हैं जो एक्टिंग गवर्नर है इनको इनिशली नहीं बुलाया गया था, बाद में लेटली इनको बुलाने का फैसला किया गया। उसके बाद भी जब इनका कंसेंसस नहीं हुआ तो फिर एक और इंटरव्यू कॉल किया गया PMLN की किसी सीनियर बंदे की रिकमेंडेशन के ऊपर, 2 और लोगों को बुलाया गया, जिसमें जमील साहब हैं जो साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो, और मोहम्मद अशरफ साहब को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पे, जिसके इंटरव्यू के ऊपर काफ़ी रिजर्वेशन थी, बहरहाल किसी के रिकमेंडेशन पे वो इंटरव्यू कर लिया गया। कामरान, ये तो वो 6 अफराद थे जिनका इंटर गया। अब सूरत हाल है कि PMLN का जो एक कैंप है वो आसिम मिराज साहब को गवर्नर बनाना चाहता है, दूसरा जो कैंप है वो बैक कर रहा है आइदर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद को या फिर डॉक्टर सईद को। तो ये 3 जो कंटेंडर हैं वो इस वक्त है, ये PMLN की साइड पे है। जो मेरे ज़रा के मुताबिक जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नाम पिच किया गया था उनके ऊपर रिजर्वेशंस थी, उनका इंटरव्यू तो जरूर हुआ लेकिन वो लिस्ट में शायद वो हतमी जो समरी बन उसमें शामिल ना हो, और अशरफ साहब को भी एक्सक्लूड कर दिया गया। तो या तो ये 3 नामों में से एक नाम हो सकता है अगर कोई नया इंटरव्यू नहीं होता है, हमें नहीं पता कल एक और इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि या फिर अगर तीनों में ये झगड़ा रहता है फिर जमील साहब की भी लॉटरी निकल सकती है। तो हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो हुकूमत है ये इनकी एक इनडिसाइसिवनेस है कि इस किस्म के जो अहम फैसले होते हैं, और ना सिर्फ ये कि स्टेट बैंक का तो एक अहम एक है ना, और ये टाइम आपको पता है 5 साल के लिए, तो 5 साल से पहले आप गवर्नर को हटा नहीं सकते, सवाए उसकी कुछ जो शराइत है अगर वो उसके वो वायलेशन करते हैं तो फिर काफ़ी संजीदा मसाइल हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमिश्नर्स अपॉइंटेड नहीं है, वो कमीशन इनकम्प्लीट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इनकम्प्लीट है, उसका जो कमीशन है वो टूटा हुआ है। तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस के जो कभी मिसालें दी जाती थी, अभी वो मेरा ख्याल इसके बिल्कुल उलट काम हो रहा है। और ये जो भी आप जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं, डू यू थिंक कि ज़ाहिर है कि हर किसी के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, वीकनेसेस भी होती हैं, बट डू यू थिंक कि ये जो 6 के 6 जो भी रेकमेंड किए हैं ये फुलफिल करते हैं वो क्राइटेरिया के मौजूदा जो सूरत हाल में जिस तरह के आपको चैलेंजेस दरपेश हैं कि अगर इसमें से किसी को भी अपॉइंट किया जाता है तो वो अपनी जो ड्यूटी है वो फुलफिल कर सकते हैं? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट तो हमें हर किसी को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और आई एम नॉट द अथॉरिटी टू कॉल इन क्वेश्चन। लेकिन मैं एक बात, मेरी लोगों से बात हुई, क्वालिफिकेशन या तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी हो सकती है किसी को भी लगा सकते हैं। अगर मेरिट पे खेलते, जो मेरे एक जराये से बात हुई, और हाईली प्लेस्ड सोर्स, अगर मेरिट पे ये होता तो ये जो 6 अफराद बुलाए गए हैं इसमें 3 तो बिल्कुल ना आते। अच्छा, 3 की इसमें बिल्कुल रेलेवेंस नहीं है। आप कह सकते हैं आसिम मिराज की रेलेवेंस बनती है, उनका एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है, मुर्तज़ा सैयद गवर्नर है, जमील साहब गवर्नर है, बाकी भी लोग अपनी जगह पे रेलेवेंट हैं। मैं इसलिए किसी की इंडिविजुअल की जो है ना उसकी जो उसकी अहलियत है उसके ऊपर मैं सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन हर इंसान के जिस तरह आपने बोला प्लस और उनके माइनस पॉइंट्स होते हैं। कुछ अफराद को तो मैं भी काम करते हुए काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, और जब मैंने कुछ नाम देखे तो मेरी बड़ी स्ट्रांग इसके ऊपर रिजर्वेशन है कि ये नाम इंटरव्यू के लिए आ कैसे गया, क्योंकि कुछ क्लीन उसमें नहीं है नेम। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये हुकूमत का काम है, जब वो फैसला कर लेगी फिर हम बताएंगे कि उसके आगे क्या है और पीछे क्या है। तो अभी हम ऑन द फेस ऑफ इट ले रहे हैं, बट एक इनकी जो PMLN की ट्रेडिशनल थिंकिंग रही है, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की भी थी, अभी जो प्रोसेस चल रहा है कि क्या बैंकर गवर्नर होना चाहिए या एक इकोनॉमिस्ट गवर्नर हो चाहिए। एक ये चीज़ को देखा जाए, और दूसरी चीज़ ये, चूंकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है, तो क्या कोई ऐसा शख्स गवर्नर हो जो IMF के साथ काम कर चुका हो या अभी कर रहा हो, तो ये भी एक कंसिडरेशन है। तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर फैसला होगा आदमी। चलें, लेट्स सी। बहरहाल ये जो वो फैसले हैं कि जो हो जाने चाहिए थे, क्योंकि ये कदरे आसान फैसले हैं, क्योंकि उससे ज़ाहिर है कि उस तरह आवाम के ऊपर तो कोई एकदम डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो लेकिन अगर ये इन फैसलों में ताख़ीर होगी तो तासुर यही जाता है कि जो दावे करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है या जो वज़ीर-ए-आज़म में बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो अगर ताख़ीर होगी तो जाहिर है कि फिर उसके ऊपर ज़रूर लोग सवाल उठाएंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि अफ़गान तालिबान ने कौन सा एक नादर मौका गंवाया है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगान तालिबान को दोबारा पावर में आए हुए तकरीबन अब आप कैसे हैं कि 1 साल होने वाला है, क्योंकि पिछले साल अगस्त में ये वापस आए थे और इवन उस वक्त वापस आए थे जब जो गैर मुल्की जो अफवाज हैं उनका अभी तो इनखिलाब ही नहीं हुआ था। अब तकरीबन 1 साल होने को है, दो कि उनकी इंगेजमेंट बाकी दुनिया के साथ है। जो अमरीकी एहलकार हैं वो भी उनसे मिल रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि जो अफगान तालिबान या उनके जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई। स्पेशल एनवॉय हैं जो अमेरिका के दोहा में, और इसी तरह से जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं वो भी उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक किसी भी एक मुल्क ने इनको तस्लीम नहीं किया, यानी कि जो उनकी जो गवर्नमेंट है उनको बाकायदा तौर पर रिकग्नाइज नहीं किया। लेकिन खबर हमारे पास ये है कि कम से कम मार्च में एक ऐसा मौका था कि जब तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था, वो अफगान तालिबान को बाकायदा तौर पर तस्लीम करने के करीब थे। बिल्कुल ये फैसला ले चुके थे कि अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान उसमें शामिल था, उसमें खित्ते के और जो चीदा जो बड़े ममालिक हैं वो भी शामिल थे। लेकिन फिर उस फैसले के ऊपर यू टर्न लिया गया और उस फैसले को वापस ले लिया गया, और उसकी वजह ये थी कि अफगान तालिबान ने जो कमिटमेंट्स की थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और इन ममालिक के साथ, उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। जो सबसे बड़ी कमिटमेंट थी, क्योंकि जब ये अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए थे तो उस वक्त ज़ाहिर है कि उसके बाद मौसम सरमा शुरू हो गया था, और जो मुतालबा था बैन अल-अक़वामी बिरादरी का कि ख़वातीन के जो हकूक़ हैं और ख़ास करके जो ख़वातीन की जो तालीम है उसके ऊपर वो पाबंदी नहीं लगाएंगे। तो अफगान तालिबान ने यह कहा था कि जब मार्च में दोबारा स्कूल खुलेंगे तो वो जो ख़वातीन के जो स्कूल हैं उनको भी ओपन करेंगे। लेकिन अफगान तालिबान अपने उस वादे से मुकर गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत ये जो दर्जन भर मुल्क थे इनके लिए फिर मुश्किल हो गया कि वो इनको तस्लीम ना करें। तो शहबाज, जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अफगान तालिबान ने एक बहुत सुनहरी मौका जो है वो गंवाया है, क्योंकि अगर वो 10-12 जो मुल्क थे उनमें कई बड़े ममालिक भी शामिल थे, आज उनको वो तस्लीम कर लेते तो आज जो अफगान तालिबान को, आपको पता है कुछ अर्सा पहले वहाँ पे ज़ल्ज़ला भी आया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मची है, जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि बहुत से ममालिक ने, किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, तो इसलिए इवन उनको अपने जो लोग हैं, जो विक्टिम हैं, उनको इमदाद पहुंचाने में मुश्किलात पेश आ रही। तो अफगान तालिबान ने, जो पाकिस्तानी हुकाम है, कि एक मौका गंवाया है अपने आप को तस्लीम करने। अच्छा, इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो ये आपने जैसे फरमाया, एक तो ये मौका था, उसके बावजूद भी अभी जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो बंद नहीं हुई। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ आपके वेस्टर्न कैपिटल्स हैं उन्होंने रिसेंटली कुछ मिशन लॉन्च किए हैं, जिन्होंने आके पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ असेस करने की कोशिश की है कि अगर अफगान तालिबान को रिकग्नाइज किया जाता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। और ये मिशन रिसेंटली कुछ आए हैं, मतलब मार्च के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर नहीं करते तो क्या, और फिर इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, एक चीज़ है। दूसरा ये कि जैसे हमने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, भारत का अब एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। या दूसरा जो फैक्टर है इसके भारत के अलावा, कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो नेशनलिस्टिक फोर्सेस हैं उनका भी एक दबाव अफगान तालिबान के ऊपर आ रहा है। जिसके आप एक एग्जांपल ले लें, जो कोयले की इंपोर्ट करना चाह रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान से, और उसके अंदर फिर जब पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो कोयला इंपोर्ट करना चाह रहा है, और उसको एक प्रेस रिलीज वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने जारी की कि जी $2.2 अरब की सालाना सेविंग है। तो उसी दिन जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, कस्टम्स के हुकाम, उनके जो पाकिस्तानी कस्टम हुकाम के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उनके ऊपर एक दबाव आया कि जी ये तो फिर आप बेनिफिट दे रहे हैं, आप तो उनके जो नीचे लग के काम कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान का नुकसान हो रहा है। और इमीडिएटली तालिबान ने जो कोयले की जो एक्सपोर्ट थी फ्रॉम अफगानिस्तान टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ख़ासतौर पर पाकिस्तान, विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, उन्होंने उसकी जो प्राइस थी वो इंक्रीज़ कर दी और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ भी बढ़ा दी। तो ये जैसे जैसे दुनिया उससे डिटैच रहेगी जितना अरसा, तो उतना ही इनको फिर प्रॉब्लम आएगा तालिबान को। देखिए, सबसे बड़ा इशू था ना कि इस वक्त है भी जो इशू, जब ये यूक्रेन और रशिया वाला मामला शुरू हुआ है तो तमाम ज़ाहिर मगरिब की सारा तवज्जो, तो क्योंकि उनके अपने बैकयार्ड पे एक कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको इतनी परवाह नहीं है कि अफगानिस्तान की, या वो नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान का भी ये ख्याल था कि अगर अफगान तालिबान के पास कोई अच्छी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है तो ये शुरू का ही जो एक पहला 1-1.5 साल है, ये ना हो कि फिर माजी की तरह ये अगर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये उन्हें भूल जाए और एक दफ़ा फिर वही सारा सिलसिला मेरे ख्याल में रिपीट हो। और दूसरा जो आपने बात की ना,
परसेप्शन का मामला है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है कि सिफारतखाना वहाँ पे मौजूद है, हमारे सफ़ीर भी मौजूद हैं, और शुरू में जब हमारे जो एम्बेसडर है वहाँ पे वो अफ़गान तालिबान के हुकाम से जब मिलते थे, ज़ाहिर है इन अ गुड फेथ वो मिलते थे कि जो भी हम हेल्प कर सकें। तो मेरी जो इत्तला है, मुझे ज़राए ने बताया कि अफ़गान तालिबान ने ये पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि अगर हम ये मुलाकात आप करते भी हैं तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो लो रखें, क्योंकि हमें ये ताने मिलते हैं कि वो देखा कि आप हर रोज़ पाकिस्तान के सफ़ीर से और पाकिस्तान के हुकाम से मिलते हैं, क्योंकि असल मास्टर तो आपके वो हैं। तो ये परसेप्शन का बहुत बड़ा वहाँ पे मामला है। और हिस्टोरिकली भी हम कोशिश तो करते रहे जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो या बहुत सी चीज़ें हों, हिस्टोरिकली भी जो अफ़गानिस्तान कभी भी प्रो पाकिस्तान नहीं रहा। और आपने जो जिक्र किया कि इवन कि अफ़गान तालिबान का और जो भारत है, इससे पहले बिल्कुल कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं था। और अब जो है एक सीनियर एहलकार ने हाल ही में वहाँ पे दौरा भी किया, और उसके बाद जो अफ़गान जो भारत का इस वक्त मिशन है दिल्ली के अंदर, दो कि उन्होंने नाम दिया है कि कुछ टेक्निकल स्टाफ वहाँ पे आया है, तो वो ऑलरेडी एक ओपनिंग कर रहे हैं। और जो अफ़गान तालिबान का रद्द-ए-अमल है वो भी बड़ा मस्बत है। वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल विलिंग हैं, भारत के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं, और उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि जो प्रोजेक्ट्स जिन पर आप काम कर रहे थे हमारे आने से पहले, आप बिल्कुल वापस आएँ, हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे, जो भी तरक्याती प्रोग्राम यहाँ पे जारी करना चाहते हैं तो वो ज़रूर जारी करें। तो ये भी हमें सबक सीखना चाहिए। हम अगर समझते हैं कि अगर हमारी पसंद की गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर वो ले आएंगे या इवन अफ़गान तालिबान होंगे तो वो शायद हमारे मफादात का ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तारीख़ हमें कुछ और बताती है। तो बेहतर यही है कि हम जहाँ पर ज़ाहिर है कि हमारी पॉलिसी यही होनी चाहिए जो बाकी मुल्कों के साथ भी होती है कि एक नॉन इंटरफेरेंस रखी जाए, और बेस्ड ऑन जो पब्लिकली हमारी पोजीशन भी है कि हम इसी तरह से उनके साथ ताल्लुकात चाहते हैं जिस तरह बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, कि जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हों दोनों ममालिक के लिए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।